हाँ जी, सीएमए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट है या तो दिसंबर 2025 में या फिर जून 2026 में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम जिस टॉपिक की रिवीजन शुरू करने वाले हैं, नाम है उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, आपने लास्ट टॉपिक जो किया वो फेमा किया। फेमा के ऊपर अभी क्वेश्चन आंसर्स हमने नहीं किए, क्योंकि फेमा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों के मिलाकर हम एक साथ ही क्वेश्चन आंसर इसके बाद डिस्कस करेंगे, फेमा के भी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं, नाम है जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलिए जी शुरू करते हैं। स्क्रीन आपके सामने आ रही है, देखिएगा। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। देखो जी, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसके थ्रू आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझ पाएंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअल में होता क्या है। एक एग्जांपल लेता हूं। हमारे यहाँ पर होटल था, होटल लीला। एक मिनट देना जी, पानी देने आए हैं ये मेरे सुपुत्र। हाँ जी, हमारे यहाँ पर होटल था, होटल लीला। अब हुआ क्या, होटल लीला की कहानी कि इसकी शेयर प्राइस ना हमारा हमेशा 18 से 20 रुपए के बीच में घूमता रहता था। कभी 18 तो कभी 20, बस इसी बीच में ये शेयर प्राइस इसका घूमता रहता था। अब एक दिन अचानक खबर आई कि ब्लैकस्टोन, जो कि यूएस की नंबर 1 प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वो होटल लीला में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। भाई साहब, ये न्यूज आने की देर थी कि शेयर प्राइस जो 18 से 20 रुपए के बीच में घूमता रहता था, वो सीधा 40-50 रुपए को ब्रीच कर गया, मतलब इसे क्रॉस कर गया। ओके, फिर ये 40-50 पे अटका रहा काफी टाइम तक। अब कंपनी का मैनेजमेंट एक दिन सामने आता है और उससे पूछा जाता है कि क्या ब्लैकस्टोन सही में आ रहा है क्या कंपनी को लेने के लिए। दे सेड यस, वी आर इन द एडवांस डिस्कशन विद देयर मैनेजमेंट। भाई साहब देखो ना, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आगे अगर आपको ये बात बताए तो इसका मतलब डील फाइनल हो गई है लगभग, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर और बढ़ गया, वो शेयर रुके ना, धड़ाधड़ बढ़ा जाए। अब किसी ने, चांस की बात है कि पूछ लिया होगा ब्लैकस्टोन से कि जी हमने सुना आप होटल लीला को टेक ओवर कर रहे हो। उन्होंने कहा हमारी तो डिस्कशन भी शुरू नहीं हुई। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ब्लैकस्टोन ने। ब्लैकस्टोन कौन? यूएस की नंबर 1 इक्विटी फर्म। क्या मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने 18-20 रुपए पर शेयर लिए होंगे होटल लीला के, उनकी तो लग गई, बैंड बज गई? यस। क्या ये गलत नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। यस, ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है। तो अब क्या किया जाए? अब क्या मैं कह सकता हूं कि टॉप मैनेजमेंट ने गलत किया? यस, बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट ने गलत किया। एक और एग्जांपल देता हूं। बैंक का नाम धनलक्ष्मी बैंक। कंपनी में नए मैनेजिंग डायरेक्टर आए, ये सब रियल घटनाएं हैं। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर आए जिनका नाम था अमिताभ चतुर्वेदी। अब अमिताभ चतुर्वेदी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एग्रेसिव नेचर के थे। इन्होंने बैंक को आगे बहुत तेज गति से ले जाने की कोशिश की, परंतु बीच में ना एक र्यूमर फैला। उन दिनों अनिल अंबानी भी मुकेश अंबानी की तरह, मतलब दोनों भाइयों में ताजा ताजा बंटवारा हुआ था, ये वो टाइम था। अब अनिल अंबानी की कंपनियां भी मुकेश अंबानी की कंपनियों के बराबर थी, मतलब कुछ कंपनियां जो कि अभी अभी डूबी हैं, लाइक रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, सब डूब गई हैं खैर अब तो ये भी उस जमाने की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। अब एक न्यूज मार्केट में फ्लो करने लगी कि धनलक्ष्मी बैंक को रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप टेक ओवर करने जा रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक, जिसका शेयर का प्राइस हुआ करता था 30 या 32 रुपए के आसपास, अचानक ये शेयर प्राइस बढ़कर 200-250 यहां पे पहुंच चुका था। क्या मैनेजमेंट का ये कर्तव्य बनता था कि आकर सामने इस बात को कहें कि हमारी कोई डिस्कशन नहीं हो रही? यस, बनता था। 30 रुपए से 250 रुपए पे जाने दिया शेयर प्राइस। किसी ने कोई डिस्कशन, किसी ने कोई र्यूमर को मना नहीं किया। 250 रुपए पे जाकर एक न्यूज आई कि भैया हमारी तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। अब उन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जिन्होंने 30, 40, 50, 60, 70, 80 रुपए पे शेयर खरीदे, क्या उनके साथ गलत हुआ? यस। इन दोनों ही एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन निकल के आ रही है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, सत्यम। सत्यम में क्या किया, रामलिंगम राजू ने कंपनी का पैसा उठा के अपने बच्चों की दोनों कंपनियों में, मीटास रियल एस्टेट और मीटास इंफ्रास्ट्रक्चर में उठा के ट्रांसफर कर दिया। पैसा किसका था? अपने सत्यम के शेयर होल्डर का। उठा के किसको दे दिया? अपने बच्चों को। अंदर का बाप जाग गया ना। फिर क्या किसी ने उसे रोकने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि सारा का सारा मैनेजमेंट उसी के चरणों में बैठा हुआ था, रामलिंगम राजू के। तो ले दे के इन तीनों एग्जांपल्स में अगर आप क्रक्स निकालो तो क्रक्स क्या है?
क्रक्स ये है कि टॉप मैनेजमेंट शेयर होल्डर के साथ या फिर स्टेक होल्डर के साथ गलत कर रहा है। तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसी स्ट्रेटजीज विच कैन मेक श्योर कि टॉप मैनेजमेंट पे जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो बेहतरीन डिसीजन मेकिंग हो, बेहतरीन डिसीजन मेकिंग हो। अब इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। सेबी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जिनमें से एक स्टेप था इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट डाला गया, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग होंगे ताकि वो बेहतरीन डिसीजन मेकिंग को प्रमोट कर सकें। इन्हीं में से एक स्टेप था ऑडिट कमेटी का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज के बाद जो भी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी वहां पर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल रिक्वायर्ड कर दिया गया। फिर इन्हीं में से एक स्टेप था LODR की गाइडलाइंस, सेबी LODR गाइडलाइंस, लिस्टिंग एंड अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जिसने इतने डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड कर दिए, इतने डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड कर दिए कि अब ट्रांसपेरेंसी अपने आप निकल के सामने आ जाए। तो मैं कह सकता हूं ये बेहतरीन स्टेप्स थे, बेहतरीन स्टेप्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस लिए लाए गए? जस्ट टू मैनेज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है जी। तो अब ले देकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मतलब है, टू इंश्योर द बेटर डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बट फिलहाल अब जो डेफिनेशन आपके स्टडी मटेरियल में दी हुई है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे डिफाइन करती है? कहती है जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है एफ मतलब फेयरनेस, H मतलब ऑनेस्टी एंड P मतलब गुड प्रैक्टिसेस। अभी भी मैं देखता हूं कि CMA फाइनल के कई बच्चों को जो YouTube पे जितनी वीडियोस हैं पढ़ाया जा रहा है FHG समथिंग। ध्यान रखना स्टडी मटेरियल में चेंज हो चुका है। अब ये FHG नहीं, अब ये FHP है। FHP बोले तो गुड प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस। ध्यान रखना। हाँ जी, फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड गुड प्रैक्टिसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स। ध्यान रखना FHP, फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड गुड प्रैक्टिसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। अब दो चीजें आती हैं, एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है स्टेक होल्डर। दोनों में फर्क होता है? जी हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? देखो जी, पहले टर्म होती थी शेयर होल्डर, और पहले हर कंपनी का उद्देश्य होता था केवल और केवल प्रॉफिट कमाना और अपने शेयर होल्डर का भला करना। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज की डेट में स्ट्रेटेजी बदल गई है। आज की डेट में हर कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है अपने स्टेक होल्डर का भला करना। तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर का मतलब होता है हर वो व्यक्ति जो कंपनी में स्टेक रखता है। दोबारा बोलूं, हर वो व्यक्ति जो कंपनी में स्टेक रखता है उसे स्टेक होल्डर कहते हैं। कंपनी में कौन कौन स्टेक रखता है? हर वो व्यक्ति जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कंपनी में क्या है कि उसे हर वक्त कंपनी से प्रॉपर ढंग से सैलरी प्लस बोनस वगैरह ये सब मिलता रहे। अच्छा, गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कंपनी से? कि उसे प्रॉपर पेमेंट ऑफ द टैक्सेस वगैरह होती रहे। अच्छा, फिर उसके बाद क्रेडिटर का ऑब्जेक्ट क्या है? कि कंपनी को टाइमली पेमेंट होती रहे, कंपनी उसके प्रोडक्ट की टाइमली पेमेंट करती रहे। डेटर का उद्देश्य क्या है? कि कंपनी उसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई करती रहे। उसके बाद शेयर होल्डर का ऑब्जेक्ट क्या है? अगेन उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी मिलती रहे। ये सारे लोग हैं जो कंपनी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, और इन सबको क्या कहा जाता है? कंबाइंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स। तो आज की डेट में उद्देश्य स्टेक होल्डर के हितों की रक्षा करना है। पहले उद्देश्य हुआ करता था शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करना, बट अब ये चेंज हो चुका है, अब स्टेक होल्डर आ चुका है। इतनी बात क्लियर हो गई बात? चलिए, तो फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड गुड प्रैक्टिसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ध्यान रखना। हाँ जी, गुड गवर्नड कंपनी के रूप में क्वालिफाई करने के लिए क्या जरूरी है? कंपनी हैज टू पुट इन प्लेस द मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी विद द चेक एंड बैलेंस बिटवीन शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। बस यही चीज है मेन। एक अच्छी गुड गवर्नड कंपनी क्या होगी? जो कि डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के और ऑडिटर्स के बीच में एक प्रॉपर संतुलन बनाए। कैसे? देखो, तीन अलग अलग लोग हैं। पहला डायरेक्टर, दूसरा शेयर होल्डर, तीसरा ऑडिटर। शेयर होल्डर क्या चाहेगा? जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। डायरेक्टर क्या चाहेंगे? डायरेक्टर चाहेंगे अगेन
जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए कंपनी को, ताकि इन्हें प्रॉपर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिले और ईसॉप्स मिले। ऑडिटर कहेगा आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, मुझे चेक करने दो कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये दो लोग जहां आगे भागने की कोशिश करेंगे, ये कहेगा रुको, ऐसे नहीं, पहले मुझे चेक करने दो। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना, इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाने वाली कंपनी ही क्या कहलाती है? गुड गवर्नड कंपनी कहलाती है। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मोर अ वे ऑफ बिजनेस लाइफ देन अ मियर लीगल कंपल्शन। ये बिजनेस को करने का एक तरीका है, केवल लॉ को कंप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, मैंने सभी की एलओडीआर की गाइडलाइंस को पूरा कर लिया है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, बल्कि ढंग से बिजनेस को चलाना, स्टेक होल्डर के हितों में चलाना, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। केवल लीगल कंप्लायंस कर लेना खाली, ये हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी, मींस कि वी आर अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी, ये इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है जी। एट द वेरियस टाइम्स वेरियस मैनेजमेंट साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन किया है, उनमें से नोबल लिटरेचर मिल्टन फ्रेडमैन की एक डेफिनेशन है जो कि देखने वाली बनती है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी, एक जमाना था जबकि कंपनी जिया करती थी शेयर होल्डर के लिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जमाना चेंज हुआ। आज की डेट में कंपनी शेयर होल्डर के लिए नहीं जीती, बल्कि स्टेक होल्डर के लिए जीती है। ये मिल्टन फ्रेडमैन के शब्द थे। मुझे नहीं लगता इस डेफिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट फिलहाल कीवर्ड्स को ध्यान रख लेना। कीवर्ड्स क्या है? शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर की तरफ जाना, यानी कि सीजी क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब नहीं है, ध्यान रखना। हाँ जी, सीजी इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द शेयर होल्डर डिजायर्स। जब बिजनेस शेयर होल्डर की इच्छा से चलाया जाता है तो इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं, विच मीन्स ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना जैसे पॉसिबल हो सके, वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द बेसिक रूल ऑफ द सोसाइटी। हाँ जी, सोसाइटी को टैक्स पे करते रहना, एम्प्लॉइज को टाइम से सैलरी पे करते रहना, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बट फिर कहते हैं इन अ कोर्स ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ हुई, सोसाइटी की ग्रोथ हुई, अब हुआ क्या? टिपिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने से लेकर चेंज होता गया, जहां पर स्टेक होल्डर की तरफ अब कॉन्सेप्ट आ गया शेयर होल्डर के बजाय। आज की डेट में एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, सब कुछ आज की डेट में कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर। क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से। चलें। अंजलि, मुझे क्वेरी क्लियर नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हो? यू मीन टू से ये वाला असाइनमेंट नहीं है? एड्रियन कैडबरी, हाँ जी, कैडबरी साहब के शब्दों में सुनिएगा, कैडबरी साहब के शब्दों में सुनिएगा। कैडबरी कमेटी के चेयरपर्सन रह चुके हैं। हालांकि आपको जो डेफिनेशन आएगी ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो ज्यादा से ज्यादा ये मिल्टन फ्रीडमैन की डेफिनेशन मुझे लगता है पूछ सकता है, और साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो ये वाला मतलब लिखा हुआ है, ये तो प्लीज ध्यान रखना ही रखना। और मिल्टन फ्रीडमैन की डेफिनेशन को भी क्रक्स ध्यान रख लेना कि क्या लिखा है, शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर की तरफ जाना इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कैडबरी के शब्द क्या है? कैडबरी कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम जिसके द्वारा कंपनीज को डायरेक्ट एंड कंट्रोल्ड किया जाता है। अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे गुड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है ना? इट हैज टू डू विद द पावर एंड अकाउंटेबिलिटी हु एक्सरसाइज इन हुज बिहाफ एंड हाउ। इसका मतलब है पावर, इट हैज टू डू विद द पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। पावर का मतलब अधिकार एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसका मतलब है अधिकारों से भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी है। हु एक्सरसाइज इन हुज बिहाफ एंड हाउ, कि कौन एक्सरसाइज करेगा पावर और किसके बिहाफ पर और कैसे एक्सरसाइज करेगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द वर्ड्स ऑफ कैडबरी। फिर नारायण मूर्ति साहब ने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन दी, काफी पुरानी डेफिनेशन है ये भी। कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द acceptance by of the non-alienable right of the shareholder as a true owner of the corporation and their own role as a trustee। कि शेयर होल्डर ट्रू ओनर है, ये उस वक्त की डेफिनेशन है, बहुत पुरानी डेफिनेशन है, जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट आया नहीं था, तब की डेफिनेशन है। इतनी पुरानी डेफिनेशन देने का वैसे तो लॉजिक नहीं था सीए में फाइनल में। लेटेस्ट डेफिनेशन आपने सबसे ऊपर लिख दी, बस उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं थी।
इट इज अबाउट कमिटमेंट ऑफ द वैल्यूज, एथिकल बिजनेस कंडक्ट वगैरह। अगेन रेलेवेंट नहीं होगी ज्यादा डेफिनेशन, फ्रेडमैन की डेफिनेशन बस ध्यान रख लेना। और साथ में जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आए, ये जो पैरा आप देख रहे हैं आपके स्टडी मटेरियल का ही है, ये पैरा जरूर लिखना है। ये पैरा बहुत जरूरी लिखना है। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल आ जाए, इस पैरा को छोड़ना नहीं है। मैं दोबारा से इस पैराग्राफ को पढ़वा देता हूं। देखो जी क्या लिखा है। कहता है जी, इन अ कोर्स ऑफ टाइम, बिल्कुल वही जो ऊपर पड़ा है, विद द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस एंड सोसाइटी नाउ हैव अ स्ट्रॉन्गर इंटरफेस from the typical concept of profit being essence of the business. Now we are into regime where the stakeholder definition includes not only the shareholder but the employee society etc. वही फ्रेडमैन की डेफिनेशन। ये पैरा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ में। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि ये रब पैरा करने के बाद आपकी फ्रेडमैन का कॉन्सेप्ट भी पूरा होता है, और साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ये डेफिनेशन से शुरुआत करना, जहां पर आप FHP लिखना, FHP, उसके बाद इसके बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखना जो अभी बोला है। साथ में ये जर्नल जो प्रोविजन है ये साथ में लिखना कि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर के कॉन्सेप्ट की तरफ आ चुके हैं, और आज की डेट में स्टेक होल्डर के रूप में इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। दिस इज ओनली कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कहता है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं। तो पहला कहता है कंपनी टू जस्टिफाइबली सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर बाय बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द स्टेक होल्डर। क्या मैं कह सकता हूं हर स्टेक होल्डर का अपना खुद का इंटरेस्ट है? शेयर होल्डर क्या चाहेगा कि जी मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। कस्टमर क्या चाहेगा कि जी मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट की चाहिए। अब एक बात सोच के देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका मतलब है कंपनी का कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। शेयर होल्डर कह रहा है मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, कस्टमर कहता है मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए। क्या यहां पर है? एम्प्लॉय कहता है मुझे सैलरी भी चाहिए, ग्रेचुटी भी चाहिए, बोनस भी चाहिए। क्या ये भी एक एडिशनल कॉस्ट है? यस। गवर्नमेंट कहती है मुझे टैक्सेस भी चाहिए, वो कह रहा है मुझे प्रॉफिट चाहिए। इनके बीच में आपस में बैलेंस बिठाकर सबको सेटिस्फाई करना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का खेल है। सेकंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी भी आती है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, लॉजिकल पॉलिसीज, जस्टिफिएबल पॉलिसीज इफेक्टिंग द स्टेक होल्डर इन ऑल द एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट। प्रॉपर पॉलिसीज भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है LODR कंप्लायंस। LODR है क्या? LODR क्या है? एक्चुअल में कुछ ऐसी गाइडलाइंस की हमारे देश में जरूरत थी कि हर लिस्टेड कंपनी हर चीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर करे, स्टॉक एक्सचेंज को हर एक इंफॉर्मेशन दे। आपके पास कोई ऑर्डर इन हैंड आया, वो भी पता होना चाहिए शेयर होल्डर को। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग शेयर मार्केट को फॉलो करते हो तो रिसेंटली पिछले 2 महीने के अंदर एक शेयर ने 200% से ऊपर का रिटर्न दिया है। पूरी मार्केट में उस शेयर का नाम घूम रहा है, नाम है सुजलॉन। अब हुआ क्या? सुजलॉन एक टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड स्टोरी मतलब कंपनी लॉस मेकिंग थी। अब लॉस मेकिंग थी, पिताजी की डेथ हो चुकी थी, तुलसी तांतियान की, बेटे ने कंपनी को टेक ओवर किया। बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ था। बेटे ने अब कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर दोबारा से जान फूकने की कोशिश की, सस्ते लोन उठाए, पुराने लोन्स को टेक ओवर किया, इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर दी। अब कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी के ऑर्डर्स मिलने लगे। कंपनी के ऑर्डर बुक में अगले 5 साल के ऑर्डर अब कंपनी के पास पड़े हुए हैं, तो कंपनी ग्रो करने लग गई। ये बात जब कंपनी को के शेयर होल्डर को या स्टेक होल्डर को पता लग रही थी, तो अब दोबारा से कंपनी में कॉन्फिडेंस फ्लो कर रहा था। इसलिए 6 महीने पहले ये शेयर था 6 रुपए के आसपास, आज ये शेयर है 40 रुपए के आसपास। तो 600% से ऊपर का रिटर्न इसने 6 महीने में दिया है। सोच के देखो। तो कंपनी एडॉप्ट ट्रांसपेरेंट, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो रहा है। तो कंपनी एडॉप्ट द ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल एंड जस्टिफिएबल पॉलिसीज
जिससे स्टेक होल्डर का भला होता है इन ऑल द एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट। अब तुलसी तांतियान क्या करते थे कंपनी के, उन्होंने फालतू के टेक ओवर किए थे, इनके पिताजी ने फालतू के टेक ओवर किए थे जिससे कंपनी को लॉस हो रहे थे। सारे टेक ओवर वगैरह बंद, आज की डेट में केवल इंडियन इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जाएगा। ये बेटे का विजन है, जिसकी वजह से क्या लॉजिकल विजन है, जस्टिफिएबल पॉलिसीज बना रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, आगे ideal composition of the board of directors to justify the independence of decision making, this is now regulated under LODR. for example, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए LODR कहता है कि एक आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ेगा बिटवीन अ नॉर्मल डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है जी। स्टेट ओन्ड वाला टॉपिक है सर, PSU वाला वो नोट्स में नहीं है। अंजलि एक काम करना, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो जरा मुझे टेलीग्राम पे देना है या मुझे व्हाट्सअप देना। मैं भी आपको एक टेलीग्राम आईडी भी देता हूं जिसपे आप सब मुझसे जो भी सुन रहे हो वीडियो मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब सुनना जी, आइडियल कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक आइडियल कंपोजिशन LODR के अंदर डिफाइन किया गया कि इतने नॉर्मल डायरेक्टर और इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन रहेगा। LODR के अंदर ये डिफाइन किया गया है, आगे चल गए हम पढ़ेंगे भी सही। फिर कहता है जी, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द शेयर होल्डर एंड देयर आफ्टर द एम्प्लॉयज। ये शेयर होल्डर, ये रिसोर्सेज कंपनी के किसको बिलोंग करते हैं? एम्प्लॉयज को, कस्टमर को, फाइनेंसर को, शेयर होल्डर को, सबको। यस, तो फिर इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा ताकि सबका भला हो सके। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द रिस्क बाय फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट थ्रू ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस। हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि रिड्यूस द रिस्क बाय फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? अब सुनना जी, रिस्क मैनेजमेंट ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। अगर आप कभी भी एशियन पेंट्स की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो तो वहां पर एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी लिखी हुई है इसकी एशियन पेंट्स की, जो पॉलिसी कहती है कि देखो वैसे तो हमें सर्वाइवल पे कोई डर नहीं है, परंतु एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क रेज करता है, जो कहता है जिसका नाम है इंक्रीज ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण या फिर अभी इजराइल और हमास के युद्ध के कारण अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। अब ये तो है रिस्क, क्या इसका मिटिगेट है? क्या कंपनी ने कहीं मिटिगेट कर रखा है? कंपनी ने क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिटिगेट कर रखा है जिसका फायदा कंपनी को हो रहा है। वो क्या, इतने प्राइसेस बढ़ने के बाद, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद भी भारत में ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि भारत ने बहुत ही सस्ता ऑयल खरीद लिया, किससे? रशिया से। दिस इज कॉल्ड मिटिगेट। हर लिस्टेड कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमें हमारे सर्वाइवल पे रिस्क क्या है, ताकि शेयर होल्डर को पता लगे कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां का रिस्क क्या है, और यह भी बताना पड़ेगा कि हम रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे उस रिस्क का तोड़ निकाल सकते हैं। तो यही रिड्यूस द रिस्क बाय फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को कहते हैं मिटिगेट कैसे कर सकते हैं रिस्क को। ठीक है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है, हर लिस्टेड कंपनी में लिखा होता है। फिर एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कंपनी एंड स्टेक होल्डर। तो कंपनी और उसके स्टेक होल्डर के बीच में एक अजब सा कॉन्फिडेंस, कि वो भी सारे के सारे कहें कंपनी के बारे में कि यस दिस इज द राइट चॉइस बेबी, आहा। तो समझ आया? तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना। चलिए, फिर हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं? अभी तक हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, पहला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ प्रॉपर टूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सबसे ज्यादा जोर ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने वाला सबसे मेन टॉपिक ही LODR था। LODR मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर, ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर। कहता है डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी एट एवरी स्टेप टू एवरी स्टेक होल्डर। तो क्या आज के डेट में हर कंपनी का एक एक स्टेप जो है डिस्क्लोज होता है? यस, इनफैक्ट कानून बना हुआ है LODR के नाम से कि अगर आपको कोई ऑर्डर इन हैंड आया,
तो आपको इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि जनरल पब्लिक को पता लग सके। इनफैक्ट अगर आपकी बोर्ड मीटिंग में कुछ भी डिसीजन हुआ तो डिसीजन होते ही इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि सारी जनरल पब्लिक को पता लग सके। अब ये जो इमीडिएट इन्फॉर्म करना टू द स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड डिस्क्लोजर, कि आपको समय समय पर डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे ताकि सबको पता लग सके कि हाँ जी कंपनी में क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्लोजिंग द स्टेटस ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी एट एवरी स्टेप टू द स्टेक होल्डर। ये फीचर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है जी। अब ये कहता है, हालांकि ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई साहब ये दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स। मतलब एक हमारी थ्योरी है कि भाई अगर आपके पास कोई सीक्रेट चीजें हैं तो उसे दबा के रखो, अपने ऑर्डर इन हैंड क्यों बता रहे हो सबको, क्यों सबको डिस्क्लोज कर रहे हो। बट वो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, एक थ्योरी कहती है कि अपनी चीजों को छुपाओ, थ्योरी कहती है कि उन सबको डिस्क्लोज करो ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सप्रेशन की थ्योरी को हटाकर डिस्क्लोजर की थ्योरी पे जाना चाहते हैं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फीचर है, ठीक है जी। प्रूडेंट एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, हाँ जी, कहता है जी मैनेजमेंट, एक जमाना था जब मैनेजमेंट का रोल था केवल शेयर होल्डर के प्रति, अब वो जमाना नहीं है। आज की डेट में मैनेजमेंट आपका रोल शेयर होल्डर के नहीं बल्कि स्टेक होल्डर, ले दे के वही बात बार बार आती है, स्टेक होल्डर के प्रति है, ठीक है जी। तो इसलिए मैनेजमेंट तुम्हें हर डिसीजन का प्रभाव देखना पड़ेगा, स्टेक होल्डर पे क्या होगा और उस हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी। फिर कहते हैं इनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज। अगर कोई गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू भी बेहतरीन रहेगी। ऐसा क्यों होता है कि टाटा की कंपनियां, अभी टाटा टेली का कोई आईपीओ आ रहा है, 1 घंटे के अंदर सारा सब्सक्राइब हो गया, 1 घंटा नहीं लगा, पूरे का पूरा सब्सक्राइब हो गया 1 घंटे के अंदर। ऐसा क्यों है कि टाटा ग्रुप की जब कंपनियां आती हैं, इन्फोसिस की कोई कंपनियां आती हैं और ऐसी कोई रिलायंस मुकेश अंबानी की कोई कंपनियां आती हैं तो पब्लिक टूट के पड़ती है इनके ऊपर। ऐसा क्या है? रीजन क्या है? रीजन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने जो वैल्यू प्रोवाइड की है शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर को। देखो जी, एक चीज होती है मार्केट वैल्यूएशन। मार्केट वैल्यूएशन किसी कंपनी का क्या है? ये मार्केट वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है? आपके नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है इनटू आपके शेयर की, हर एक शेयर के मार्केट वैल्यू के साथ में। अगर इसमें मैं प्लस कर दूं लॉन्ग टर्म लोन्स को आपके और उसमें से माइनस कर दूं आपका कैश इन हैंड, तो आपकी निकलती है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपको कोई टेक ओवर करना चाहता है आपकी कंपनी को तो उसे इतना प्राइस आज की डेट में आपको पे करना पड़ेगा, इसे कहते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मदद से क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है? यस, मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो ऑब्वियसली एंटरप्राइज वैल्यू भी बढ़ेगी, तो कल को कंपनी महंगी बिकेगी, बहुत महंगी बिकेगी। इनफैक्ट यस, एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ेगी, किससे? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। फिर आता है जी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। किसके प्रति है आपका उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व है आपका स्टेक होल्डर के प्रति, स्टेक होल्डर के प्रति, ठीक है जी। आपकी जिम्मेदारी कस्टमर के प्रति भी है, क्रेडिटर के प्रति भी है, शेयर होल्डर के प्रति भी है, एम्प्लॉय के प्रति भी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप केवल शेयर होल्डर के लिए अकाउंटेबल हैं, बल्कि आप स्टेक होल्डर के लिए अकाउंटेबल हैं। ठीक हो गई इतनी बात? इनोवेशन, तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां ही इनोवेशन कर सकती हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली, जैसे कि वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर किसे कंसीडर किया जाता है आज की डेट में? गूगल को। अब एक जमाना था जब याहू गूगल को खरीदना चाहता था हार्डली 5 मिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर, याहू। बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गूगल की गुड कॉर्पोरेट, पता है गूगल इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ वर्ल्ड। अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गूगल के गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ही हैं अपने सभी स्टेक होल्डर के प्रति कि आज के डेट में याहू को खरीद डाला गूगल ने। बताओ, मतलब कहां से कहां दुनिया कैसे गोल होके घूम गई। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज एक्सेप्ट करके बैठे हो, अभी ना रिसेंटली एक न्यूज आई जिसमें कहा गया कि भारत की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है ना, ये जैसे टीसीएस हो गई या फिर हमारी इन्फोसिस हो गई, ये सारी कचरे के भाव में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आईटी सेक्टर की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। और भाई साहब, इस न्यूज से पहले ही
कंपनीज लाइक टीसीएस, कंपनीज लाइक इन्फोसिस ने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू कर दिया है। तुम क्या उन्हें कचरे में डालोगे? वो ऑलरेडी इनोवेशन करके काफी आगे जा चुकी हैं। यूएस में अभी जिस व्यक्ति को हटाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी वाले बोर्ड से, जिसका कहना था कि इंडियंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ ही नहीं आएगा, आज की डेट में उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इंडियंस। और अभी रिसेंटली एक न्यूज छपी है एक आर्टिकल के अंदर कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताओ ये क्या है? ये हमारी कंपनीज ही तो हैं जो कि इतनी तेजी से हमें आगे बढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज लाइक टीसीएस, कंपनीज लाइक इन्फोसिस क्या कर रही हैं? दे आर प्रोवाइडिंग अ सुपर्ब इनोवेशन। ये गुड कॉर्पोरेट, बेहतरीन क्लास ऑफ कंपनीज हमारे पास है जो कि इनोवेशन कर रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रही हैं और वर्ल्ड में हमारा परचम फैला रही हैं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही नतीजा है, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही नतीजा है। क्यों? क्योंकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेज करेगा नई चीजें कंपनी में, ताकि कंपनी की वैल्यू बढ़ सके। आगे प्रोफेशनलिज्म, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी में प्रोफेशनलिज्म होगा ही होगा। गुड, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं। पता है मेरे मित्र और मैं दोनों जॉब पे लगे थे। मैं आईसीआईसीआई बैंक में लगा था, वो रिलायंस में लगा था। रिलायंस कौन सी? अनिल अंबानी की कंपनी। अब मेरे 3 महीने बाद वो उसको जॉब मिली थी रिलायंस में, तो उसका कॉल आया, कहने लगा अमित यार मैं रिलायंस में ज्वाइन कर रहा हूँ। अब मेरे पास 3 महीने का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था। मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा भाई शादी होनी मुश्किल है तेरी। कहने लगा क्यों? मैं कहा मेरे को जो 3 महीने में पता लगा है वहां हालात बड़े गंभीर हैं। कहना उसने सुनी नहीं, क्योंकि अब जॉब थी तो कैसे छोड़ देता, ज्वाइन कर लिया। भाई साहब 2-3 महीने बाद ही फोन आया कि भाई मेरी शादी नहीं हो सकती। अब ऐसा क्या? मतलब रिलायंस जो है अनिल अंबानी क्या ब्रह्मचारी लोग रखता था? नहीं, कॉर्पोरेट कल्चर बड़ा बेकार था। कैसा बेकार था? एक मशीन है, यानी कि एक आपको सिस्टम मिला हुआ है कंप्यूटर काम करने पे, जिस पे 3 लोगों ने काम करना है। तो शिफ्ट लग जाएगी, 2-3 घंटे आपने यूज किया, फिर 2-3 घंटे मैं यूज करूंगा, फिर 2-3 घंटे तीसरा बंदा यूज करेगा। तो जो काम 8 घंटे में हो सकता था वही काम 15, 20, 22 घंटे लगते थे। कहता घर केवल सोने के लिए आते थे, कुछ है ही नहीं। तो यानी कि कंपनी में प्रोफेशनलिज्म नील बटा सन्नाटा। ये कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कभी कुछ माइलस्टोन अचीव भी नहीं कर पाई। आप ये चीजें कभी नहीं सुनोगे इन्फोसिस के साथ, टीसीएस के साथ, कभी ये चीजें नहीं सुनोगे, क्योंकि वो प्रोफेशनलाइज कंपनी है, वो स्पेशलाइजेशन वाली कंपनी है, वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है। ठीक है ना? आगे स्टेक होल्डर रिकॉग्निशन। अगेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब स्टेक होल्डर का रिकॉग्निशन, मतलब स्टेक होल्डर की रिस्पेक्ट, उनको रिकॉग्नाइज किया जाना। नरेश मुझे ध्यान है बेटा, बस कल तक का टाइम दे दे बस, ठीक है? स्टेक होल्डर रिकॉग्निशन, मेरा स्लॉट थोड़ा बिजी चल रहा था, बस कल से फ्री हो जाएगा। आ रहा हूं मैं उसी पे ही, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे ही। मैं आज आप सबको टेलीग्राम का आईडी भी दे रहा हूं ताकि वहां पर ज्वाइन कर लो मेरे साथ। लो जी, तो ये अब कुछ डिफरेंस मेकिंग है एथिक्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा एथिक्स क्या होता है मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं आपको, ताकि आपको डिफरेंस समझने में आसानी रहे। एथिक्स का मतलब क्या होता है? देखो जी, हुआ क्या, एक एग्जांपल लेता हूं। एक ना कसाई हाथ में बहुत बड़ा तलवार लेके दौड़ रहा था गाय को मारने के लिए। अच्छा, आप टी पॉइंट पे खड़े थे, वो गाय जो है लेफ्ट को चली गई। कसाई आया आपके पास तलवार लेके, उसने कहा बता गाय कहां गई है? उसने कहा बता गाय कहां गई है? एक बड़े बुजुर्गों ने हमें बचपन से सिखाया, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। अगर मैंने सच बोला तो मैं उसे लेफ्ट मोड़ दूंगा, गाय की जान खतरे में है, गाय शायद मार दी जाएगी। मैं इस टाइम जो बड़े बुजुर्गों ने सिखाया उसको अवॉइड करूंगा, और मैं क्या करूंगा, एक जीव की जान बचाने की कोशिश करूंगा और उस कसाई को कहूंगा राइट चला जा। मैंने झूठ बोला, यस, बट तुम्हारी नजर में मैंने सही किया या गलत किया? आई एम श्योर आप कहोगे कि सही किया। ये कहते हैं एथिक्स। ये क्या होता है? एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे। यह आपका इनर सेल्फ है जो आपको क्वेश्चन करने को कहता है कि बताओ क्या करोगे, ये करोगे या ये करोगे। गलत और सही में से या कुछ ऑप्शंस में से सही का चुनाव करना, दिस इज कॉल्ड एथिक्स। ये हर व्यक्ति की लाइफ में आता है, चाहे वो मैनेजर लेवल का व्यक्ति हो, चाहे वो एंट्री लेवल का व्यक्ति हो।
ये हर व्यक्ति को सिखाया नहीं जा सकता, ये उसके संस्कारों से बचपन में उसे मिलता है, नेचुरली अराइज होता है। इसके ऊपर कोई रेगुलेशन कभी नहीं बन सकती, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, बट एथिक्स का कोई मेथड नहीं होता, ये तो नेचुरली अराइज होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चले जी, तो ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा। फिर आता है इमर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जन्म देने की क्या आग लगी पड़ी हुई थी, मतलब क्या जरूरत थी इतना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने की? भाई साहब रीजन तो बहुत थे। अच्छा, कौन कौन से रीजन थे देखिएगा। पहला रीजन क्या था? कहता है इंस्टेंसेस ऑफ द कॉर्पोरेट फेलियर। भाई साहब कितने बड़े बड़े कंपनियां गिरी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां गिरी। कंपनीज लाइक एनरॉन, ओ माय गॉड, यूएसए की स्टेट ऑफ टेक्सास में स्टैब्लिश हुई कंपनी, जिसे अपने स्टैब्लिश होने के लगातार 6 साल तक बेस्ट इनोवेटर ऑफ कंपनी ऑफ द वर्ल्ड का इनाम मिला था, एनरॉन। ऐसी कंपनी डूब गई, ओ माय गॉड। और कंपनी डूबी क्यों? ओवर एग्रेसिव पॉलिसीज के कारण। जब कंपनी डूबी तो रीजन पता लगा कि कंपनी और उसके ऑडिटर आर्थर एंडरसन, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 सीए फर्म थी, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि आपने तो बिग 4 या के जो नाम सुने होंगे उसमें डेलॉयट, केपीएमजी वगैरह ये सब होंगे, बट ये सब बच्चे थे, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 ऑडिट फर्म हुआ करती थी आर्थर एंडरसन, वो डूब गई एनरॉन के साथ ही। हुआ क्या था, 97 में कंपनी ने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस फर्जी बनाए थे, और इसके दुराचार में सहयोग दे दिया था आर्थर एंडरसन नाम की सीए फर्म ने या ऑडिट फर्म ने। रिजल्ट यह हुआ 97-98 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्जी थे, 98-99 के फर्जी थे, 99-2000 के फर्जी थे, 2000-2001 के फर्जी थे। 1 मई 2001 को एनरॉन ने $40.1 बिलियन, उस वक्त की बात कर रहा हूं 2001 में, $40.1 बिलियन, आप समझ भी नहीं पाओगे शायद। पाकिस्तान के पास आज का फॉरेन रिजर्व जो है वो है $3 बिलियन, और मैं 2001 की बात कर रहा हूं, $40.1 बिलियन की इंसॉल्वेंसी हुई थी। इतिहास में इससे बड़ी इंसॉल्वेंसी कभी नहीं हुई थी। अब अमेरिका को यह समझ आई कि भाई साहब वहां पर उस देश में जो कमी है वो है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, कॉन्सेप्ट किया एलओडीआर जैसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, परंतु हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमें यह था अमेरिकन कंपनी डूबी है, इंडियन कंपनी थोड़े ना। इंडिया में डूबा कब? सत्यम 2008 में। तब हमें लगा यार हमारे देश में भी कुछ होना चाहिए, तो हम पहले इंतजार कर रहे थे, तब जाके हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके आए। तो ये लगातार जो कॉर्पोरेट फेलियर हो रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से इसकी कमी महसूस हुई। फिर बड़े बड़े एनरॉन का फेलियर, हर्षद मेहता स्कैम्स, सत्यम स्कैम, ये सीरीज देखते रहते हो कि नहीं? हर्षद मेहता स्कैम जो आया था, देखा था? एक तो वो अमिताभ बच्चन वाले के बेटे का आया था, अभिषेक बच्चन का। एक जो दूसरा आया था ना, उसका देखना, मुझे नाम ध्यान नहीं अब क्या था उस सीरीज का, बड़े बहुत जबरदस्त थी वो सीरीज, तो देखना कभी। हाँ जी। फिर कहता है राइज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। भाई साहब आज के डेट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ गए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्या कौन कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, फिर बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं। अब जब ये बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं ना, तो इनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट में सेटिंग होती है, मतलब उनसे जान पहचान होती है, और उनका प्रेशर होता है कि भैया गड़बड़ मत कर देना, हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारा पैसा लगा हुआ है, भी प्रकार की गड़बड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो राइज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर इंक्रीज नंबर ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। अब एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, सुनना। कंपनी थी कैडबरी इंडिया, कंपनी की होल्डिंग कंपनी का नाम था मॉन्डेलीज। मॉन्डेलीज ने कहा, डिसाइड किया कि कैडबरी इंडिया को हम डीलिस्ट करना चाहते हैं। शेयर प्राइस था 240 रुपए। मॉन्डेलीज ने कहा कि हम डीलिस्ट करने के बदले में हर शेयर होल्डर को 500 रुपए पर शेयर पे करेंगे। 8000 के करीब शेयर होल्डर थे, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी। बताओ 250 का 500, ये कोई तुक हुआ? कैडबरी इंडिया है,
भाई साहब कंपनी ने कहा एक काम करो 800 रुपए ले लो पर शेयर, चलो जान छोड़ो। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे थोड़े ना भाई साहब, कैडबरी इंडिया है भाई, E&Y को इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट किया गया। E&Y ने कहा 1500 रुपए पर शेयर कीमत बनती है। अच्छा इन 8000 शेयर होल्डर ने कहा बताओ कैडबरी इंडिया ये कोई कीमत है? भाई साहब ले देकर प्राइस हुआ 2200 रुपए। उन्होंने कहा ना, फाइनली 2400 रुपए पर शेयर पे इन्होंने एग्री किया शेयर होल्डर ने। 240 का शेयर प्राइस था, 2400 रुपए पर शेयर पे इन्होंने एग्री किया। ये है इन्वेस्टर्स की ताकत, रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत। हमारे देश में जहां पर पहले शेयर में इन्वेस्ट करना गैम्बल, जुआ समझा जाता था, लोग मना करते थे शेयर में इन्वेस्ट करने को, आज हमारे देश में 15 करोड़ से ऊपर डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। तो फिर ये रिटेल इन्वेस्टर्स इतने आ चुके हैं कि कंपनी अगर फ्रॉड करेगी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। कंपनीज लाइक सहारा, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आके लोगों का पैसा रिटर्न करना पड़ रहा है। कंपनीज लाइक आम्रपाली ग्रुप, जेपी, वो पिछले 4 या 5 साल से जेल में है बंदा। सुपरटेक, ये कहां है? जेल में। ऐसे बड़े बड़े बिल्डरों पे पहले गाज नहीं गिरती थी जो आजकल जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है। ओपनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन, आजकल सब कुछ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। किसी भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो पब्लिक डोमेन से अवेलेबल है। तो फिर अगेन ये भी गुड, इससे भी पता लगता है कि कंपनी कितने अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पहले ये जानकारियां नहीं मिलती थी बट आजकल तो सारी जानकारियां मिल जाती हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, हे भगवान झूठ ना बोला, इतनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सेबी की इतनी गाइडलाइंस, इतने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो अपने आप ही अच्छा होना ही होना है। फिर डिस्कनेक्ट विद द शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक इसका बेहतरीन एग्जांपल आज ही घटित हुआ जब मैं क्लास ले रहा हूं, सुनना। मैंने एक सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लिया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, और एक साल हो चुका था और कंपनी की गारंटी खत्म हो चुकी थी। और अब क्रोमा से लिया था मैंने, टाटा की कंपनी क्रोमा, और उनसे एक्सटेंडेड वारंटी ली थी। अब मुझे 1 महीना हो गया मेल डाले हुए, मैं लगभग 8 या 10 मेल डाल चुका था क्रोमा को कि भैया कुछ कर लो, इसको ठीक करा दो। वो मेल पे रिप्लाई करे वी विल गेट बैक टू यू, बस इतना, और कुछ भी नहीं। फिर एक वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार, उसका एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, जहां पर कंज्यूमर जाके कंप्लेन फाइल करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर फोरम, बट एक और वेबसाइट है जहां पर कंप्लेन होती है ऐसी कंपनियों की, पब्लिक फोरम है, जहां पे IAS ऑफिसर के पास कंप्लेन जाती है। मैंने 1 हफ्ता पहले उस फोरम पे जाके कंप्लेन डाल दी। मैंने कहा जी ये मेरा रेफ्रिजरेटर है और ये लोग कोई 1 महीने से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्रोमा वाले। कंप्लेन गई, कॉपी मार्क हुई होगी क्रोमा को भी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेगुलेटर चेंज किया गया, मतलब पूरा वो जब फ्रिज है पता नहीं कितने पार्ट्स वो चेंज कर दिए 1 हफ्ते के अंदर। आज पुलिस स्टेशन से कॉल आया मुझे, हमारे लोकल पुलिस के स्टूडेंट का कॉल आया, स्टूडेंट का, लोकल पुलिस अधिकारी का कॉल आया। वो मुझे कहता है कि अमित जी एक बात बताइए, आपकी एक कंप्लेन थी रेफ्रिजरेटर की। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे ठीक हुई? मैंने कहा हाँ। कहने लगे बस हमें लिख के दे दो कि ठीक हो गई है कंप्लेन। ओ भाई मैं सुन के हैरान, मैंने कहा भाई इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है कि एक कंप्लेन फाइनल करने से, यार कोई नाम बताएगा मुझे अगर आप में से किसी को ध्यान हो तो। ये क्या है, ये क्या है? अब अगर डिस्कनेक्ट किया स्टेक होल्डर से तो तुम्हारी खैर नहीं है। अगर आज की डेट में स्टेक होल्डर से डिस्कनेक्ट हुए तो तुम्हारी खैर नहीं है, यही पॉइंट है। फिर और आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है? कहता है एबनॉर्मल वॉलेटिलिटी इन द शेयर प्राइस गिव राइज टू द स्पेकुलेशन अबाउट द गुड एंड बैड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड आउटसाइडर्स आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द हैपनिंग ऑफ द कंपनी। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा एबनॉर्मल फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे, इससे पता लग जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं है। या तो लगातार ऊपर चल रहा हो तो समझ में आता है, बट ऊपर नीचे जा रहा है तो मतलब गड़बड़ है। फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेशन बिकम अ वाइटल डिसएडवांटेज इन द असेसमेंट ऑफ द गवर्नेंस लेवल। आज की डेट में पता है
अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में पेनल्टी आ रहा है कि हमने पेनल्टी पे किया है, तो शेयर होल्डर इस तरफ खास ध्यान देते हैं कि पेनल्टी पे की है, ओ माय गॉड क्यों पेनल्टी पे की है, तो इसका मतलब आपने लॉ को कंप्लाई नहीं किया था, तो इससे अच्छी बात है कि आप मैनेजमेंट छोड़ दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बड़े बड़ी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसलिए निकाल दिया जाता है डायरेक्टरशिप से, क्यों? क्योंकि कंपनी ने पेनल्टी पे की है। ये आज के डेट में जागरूक शेयर होल्डर होने का नतीजा है, तो ये भी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके आ रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब बड़े थ्योरेटिकल से कॉन्सेप्ट हैं। अब कहता है जी बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जी क्या बेनिफिट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से क्या फायदा हो रहा है, हमारा क्या फायदा हो रहा है? चलिए जी देखिएगा, एक कोड बनवा रहा हूं। Good use of resources and funds bring growth, leverage, reputation, confidence, along with possible alliance। अब ये कोड को ध्यान से समझना मेरे साथ। गुड यूज ऑफ द रिसोर्स and funds bring growth, leverage, reputation, confidence, along with the possible alliance. These are the benefit of the good corporate governance. अच्छा क्या मतलब है, आइएगा देखते हैं। अब ये कीवर्ड्स हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऐसे ये कैसे हैं, ये मतलब इसे कैसे पकड़ेंगे, देखिएगा। पहली बात, ग्रोथ। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी की ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी होगी, क्योंकि पब्लिक उसे चाहेगी, तो कंपनी डेफिनेटली तरक्की पे जाएगी। कंपनी की रेपुटेशन विल बी इनहैंस्ड। लोग जब जानेंगे कि कंपनी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है। हाँ जी। उसके बाद स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस कंपनी के अंदर बढ़ेगा, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस भी कंपनी के अंदर बढ़ेगा। और बोलो भाई, पॉसिबल अलायंस, बाकी कंपनीज के साथ कंपनी का अलायंस अच्छा बन पाएगा, लोग उसे बेटर क्रेडिट साइकिल देंगे और कस्टमर, बड़े बड़े कस्टमर्स कंपनी से माल खरीदना पसंद करेंगे। और रिसोर्सेस एंड फंड्स दोनों का बेटर यूज हो पाएगा। यस, दोनों का बेटर यूज हो पाएगा। ये बेनिफिट हैं किसके? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। ठीक है जी, ये कीवर्ड्स हैं। एज इट इज लैंग्वेज याद नहीं करनी, आप इन कीवर्ड्स को, जिनको भी गोले गोले डाले हुए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बना के अब लिख सकते हो। जिनके बारे में जो बोला है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिफरेंट थ्योरीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंट थ्योरीज थ्रू द बोर्ड मैनेजमेंट। देखो जी, एक जमाना था जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में कहा जाता था कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, मतलब तुमने ही कंपनी चलानी है। आप स्टीवर्ड हो। स्टीवर्ड मतलब जो कि शिप को चलाता है, वो किसी की सुनता नहीं, वो जस्ट लाइक अ डिक्टेटर होता है, वही लोगों को ड्राइव करता है। ये एक जमाना था जब डायरेक्टर्स को स्टीवर्ड कहा जाता था और वो एक शिप के ओनर की तरह शिप को चलाया करते थे। अब वो जमाना नहीं है, अब वो ये पुराना जमाना हो चुका है। फिर एक जमाना ऐसा भी आया जिन्होंने कहा डायरेक्टर को कि तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, तुम तो केवल एजेंट हो, केवल एजेंट, और तुम शेयर होल्डर के बिहाफ पर काम करते हो। असल में तो सब कुछ शेयर होल्डर हैं, तुम कुछ भी नहीं,
फिर जमाना एक ये भी आया कि राजा को उठाकर रंक बना दिया गया, स्टीवर्ड से उठाकर एजेंट बना दिया गया। फिर एक थ्योरी आई स्टेक होल्डर थ्योरी, जिसने कहा कि भाई साहब स्टेक होल्डर ही जरूरी हैं शेयर होल्डर की बजाय। तो डायरेक्टर्स तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी, इसी थ्योरी का अगला रूप दिया गया ट्रस्टीशिप थ्योरी। जो आज की थ्योरी है वो कहता है डायरेक्टर कौन है, ट्रस्टी है। ट्रस्टी मतलब जो कि हितों के ध्यान रखता है, सबका हितों का ध्यान रखता है। किसके हितों का ध्यान रखता है, वो स्टेक होल्डर के हितों का ध्यान रखता है। डायरेक्टर उन सबके हितों की रक्षा करता है, इसलिए वो एक ट्रस्टीशिप के रूप में काम करता है। ये वो थ्योरी है जो आज की लाइफ में रियल में चलती है, चाहे वो स्टेक होल्डर थ्योरी हो या फिर ट्रस्टीशिप थ्योरी हो। स्टीवर्डशिप की थ्योरी बहुत पुरानी है, एजेंसी की थ्योरी बहुत पुरानी है। आज की डेट में लेटेस्ट 2 थ्योरीज ये वाली चलती हैं। तो ये डिफरेंट थ्योरीज रही हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गई इतनी बात, बढ़ सकते हैं आगे, चले जी। तो ये हमारा होता है पहला टॉपिक खत्म। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 टॉपिक दे रखे हैं, घुमा घुमा के मैं अगले टॉपिक की तरफ आता हूं, आइएगा। लो जी, ये तो हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। लो जी, ये क्या कहता है, अगला चैप्टर है, कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑब्लिक कोड्स इन इंडिया। ये टॉपिक बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट कमिटीज बनाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेशन में, और उन डिफरेंट कमिटीज ने डिफरेंट अपनी रिकमेंडेशंस दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो उन सब कमिटीज का क्या ऑब्जेक्ट था, क्या क्या रिकमेंडेशन थी, ये सब यहां पर लिखा गया है। हालांकि इनमें से कोई भी आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है, कोई भी आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है, और इनमें से किसी की भी गाइडलाइंस को एज इट इज स्वीकार भी नहीं किया गया। ये सारी की सारी गाइडलाइंस बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, यानी कि 2000 से पहले की सारी गाइडलाइंस है, और हमारी गाइडलाइंस सारी की सारी अभी लेटेस्ट है। तो फिलहाल मुझे लगता नहीं कि सीएमए इंस्टीट्यूट को ऐसे लेवल की बेवकूफी करनी चाहिए कि इनमें से किसी थ्योरी को पूछ ले, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं रहेगा। बट फिर भी अगर मैं आपको कहूं कि इनको छोड़ जाना तो वो गलत होगा, आपको मोटा मोटा इन पे पढ़ के जाना पड़ेगा। कुछ चीजों का ध्यान रखना, सारी की सारी थ्योरीज में जो मेन जोर है वो केवल जोर किस बात पे है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ऑडिट कमेटी पर। सारा जोर ऑडिट कमेटी पे रखा गया है, ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी, बस सारा जोर इस चीज पे है। जैसे कि रिकमेंडेशन ऑफ द कैडबरी कमेटी, सबसे पुरानी कमेटी जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए काम किया, उसकी रिकमेंडेशन यूएसए के लिए थी, इंडिया के लिए नहीं बनी थी। हमने एज इट इज यहां पे लिख तो दिया, बल्कि जरूरत नहीं थी हमें।
कहता है जी केवल लिस्टेड कंपनियों के अंदर ही ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और ये एनुअल रिपोर्ट में बात लिखी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, ऑडिट कमेटी के लिए आपका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 177 क्या कहता है कि केवल लिस्टेड कंपनी में होती है? नहीं। तो हमारा कानून क्या कहता है? सेक्शन 177 कहता है लिस्टेड कंपनियों में प्लस अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा होगा, वहां पर ऑडिट कमेटी की जरूरत पड़ेगी। तो फिर कैडबरी कमेटी कितनी पुरानी थी जिसने कहा केवल लिस्टेड कंपनी और किसी में नहीं। फिर ये भी कहता था कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होंगे, जिसे आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी कहते हैं, एंड जो फाइनेंस डायरेक्टर होंगे वो ऑडिट कमेटी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ये आज भी 177 में लिखा हुआ है कि जो केएमपी हैं प्लस ऑडिटर हैं ये उसकी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, 177 में लिखा है, बट दे कैन नॉट वोट, 177 में लिखा हुआ है। फिर अदर बोर्ड मेंबर में आल्सो हैव अ राइट टू अटेंड, मतलब हमने ये चीज एक्सेप्ट तो की बट थोड़ी अलग करके की है। फिर कहता है ऑडिट कमेटी का ऑब्जेक्ट होगा एक्सटर्नल ऑडिटर से डिस्कस करना कि ऑडिट किस चीज का होगा और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, मतलब ऑडिट में किन किन चीजों को कवर किया जाएगा और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पूरे के पूरे ऑडिट के प्रोसीजर को आगे। फिर ये ऑडिट की रिपोर्ट का रिव्यू भी करेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भी इन्हीं के साथ एक्सचेंज होंगे। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का मतलब क्या होता है कि जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो उससे लेटर एक्सचेंज किया जाता है कि आप इन चीजों का ऑडिट करोगे और आप सारी शर्तों का पूरा पालन कर रहे हो ऑडिटर साहब। वो भी कहता है हाँ जी, और आप भी मुझे ये सुविधाएं प्रदान करोगे, मेरे को कोई एक्सेस करने से डॉक्यूमेंट रोकोगे नहीं। इसे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कहते हैं। ये ऑडिट कमेटी और ऑडिटर एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं। तो it should be involved up to review the ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिटर। जो भी उसने सुधार गए हैं कंपनी के अंदर, उन सुधारों की तरफ भी ये ध्यान दिया जाएगा ऑडिट कमेटी के द्वारा। फिर ऑडिट कमेटी हाफ ईयरली प्लस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिव्यू करेगी इससे पहले कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट किया जाए। ऑडिट कमेटी के पास पावर होगी किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की, यानी कि अगर उसे जरा से भी गड़बड़ लग रही है तो इससे पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी मामले को कंसीडर करे, ऑडिट कमेटी उस मामले को कंसीडर करेगी। फिर ऑडिट कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो एजीएम को अटेंड जरूर करेगा ताकि मेंबर्स अगर उससे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्यों भाई क्या गड़बड़ चल रही है कंपनी में, तो वो भी रिप्लाई कर सके ऑडिट कमेटी के बिहाफ पर। तो ये कमेटी ये किसकी रिकमेंडेशन थी? कैडबरी कमेटी की। फिर हमारे पास राहुल बजाज कमेटी की रिकमेंडेशन आई। उन्होंने कहा जी रुक जाओ, सारी लिस्टेड कमेटियों को भी जरूरत नहीं है, केवल वही लिस्टेड कंपनियां जिनके टर्नओवर 100 करोड़ रुपए होगी एंड पेड अप कैपिटल 20 करोड़ विच एवर इज लेस होगा एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़ विच एवर इज लेस शुड सेट अप अ ऑडिट कमेटी विद इन 2 years। वाह, इन दोनों में से जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। इस आज की डेट में ऐसा कोई लॉ तो हमारे पास नहीं है, तो रिकमेंडेशन थी जिसे हमने माना नहीं है। ऑडिट कमेटी असिस्ट करेगी बोर्ड को इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसेस के अंदर। सुपरविजन, ये बस ये कीवर्ड ध्यान रखना। कमेटी इंटरेक्ट करेगी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ एंड इंटरनल ऑडिटर के साथ ताकि सर्टेन टू क्वालिफाई द कंपनीज अकाउंट, ताकि क्वालिटी ऑफ ऑडिट को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, जनरल बात है तो ठीक है, ये आज के डेट में अपनाई जाती है। उसके बाद आई चंद्राते कमेटी। चंद्राते कमेटी ने अगेन क्या कहा ऑडिट कमेटी के ऊपर कि हर वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है शुड हैव द ऑडिट कमेटी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाएगा। कैडबरी कमेटी जैसे ही कह रहा है कि डिस्क्लोजर होगा एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है जी, बट कैडबरी कमेटी ने लिस्टेड कंपनी पे कहा था, इसने केवल 5 करोड़ की टर्नओवर बता दी, पेड अप कैपिटल बता दी। फिर कहता है जी ऑडिटर हो, चीफ अकाउंट ऑफिसर हो या इंटरनल ऑडिटर हो, वो अटेंड करेंगे ऑडिट कमेटी की मीटिंग बट वो वोट नहीं करेंगे। ये आज की डेट में भी है कानून, हालांकि इंटरनल ऑडिटर उसमें नहीं लिखा 177 में, बट क्या लिखा है ऑडिटर और केएमपी टू अटेंड द मीटिंग बट दे कैन नॉट वोट। फिर ऑडिट कमेटी की डिस्कशन रहेगी ऑडिटर के साथ कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकर कि मतलब कंपनी का ओवरऑल सिस्टम कैसा है, स्कोप ऑफ ऑडिट को लेकर क्या क्या ऑडिट में कवर करने जा रहे हो, ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन को लेकर, और वो रिव्यू भी करेंगे हाफ ईयरली या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
फिर ऑडिट कमेटी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, कैडबरी कमेटी का वो जो लास्ट पॉइंट है बिल्कुल वैसा ही मैटर। चेयरपर्सन जो है जनरल मीटिंग में बैठेगा और कोई भी रिप्लाई जो चाहिए होगा वो भी करेगा, कैडबरी कमेटी जैसा। तो अगेन कैडबरी कमेटी से मिलता जुलता था इसकी रिकमेंडेशन। उसके बाद आती है कुमार मंगलम बिरला की रिकमेंडेशन। कहता है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट। अच्छी बात थी, कुमार मंगलम बिरला साहब ने लग रहा अपनी सोची, बस उन्होंने और कुछ नहीं किया। रीजन बताता हूं, सुनना। कंपनी का नाम था, भारत में 3 कंपनियां थी, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, 3 कंपनियां। हिंडाल्को को बिरला ग्रुप टेक ओवर करके चला गया। हिंडाल्को में कुछ डिफॉल्ट हुए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए। हिंडाल्को ग्रुप में बिरला ग्रुप टेक ओवर करके गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। अब ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या करने लगे कि डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती थी तो उसमें टांग अड़ाते थे कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि भाई हम जिस कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कोई कहता था हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दुखी था मैनेजमेंट उनसे तो इन्होंने रिकमेंडेशन में डाल दी ये चीज कि भाई साहब नॉमिनी डायरेक्टर नहीं आएंगे, जब हम डिफॉल्ट करेंगे तभी आएंगे वरना नहीं आएंगे। वाह वाह, फ्रस्ट्रेशन ये निकली थी। सेकंड, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन में रेज वॉइसेस एज अ शेयर होल्डर ओनली। वाह 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 वाह, जो कंपनी को लोन देंगे वो केवल शेयर होल्डर के रूप में अपनी आवाज रेस कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ये तो पूरी रिकमेंडेशन लग रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट के गारंटी। हाफ ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट, ये अच्छी बात थी। 50% इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बट अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, अगर चेयरपर्सन ही नॉन एग्जीक्यूटिव है तो हाफ की जरूरत नहीं है, फिर 1/3 हो सकते हैं। एज इट इज इस रिकमेंडेशन को माना भी गया है, थर्ड पॉइंट को एज इट इज माना गया है। कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होगी और नेटवर्थ 25 करोड़ होगी, उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। हमने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना, आज के डेट में सबको पालन करना है। ऑडिट कमेटी सेटअप की जाएगी टू इनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डिस्क्लोजर एंड प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, जिसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रहेगी। हमने इस रिकमेंडेशन को भी माना है। कमेटी शुड मीट एटलीस्ट 3 टाइम्स अ ईयर, हमने इस रिकमेंडेशन को भी माना, इनफैक्ट हमने तो 4 टाइम्स अ ईयर कर दिया। ऑडिट कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या डिफॉल्ट रहे, क्या कंपनी के प्रॉब्लम्स रह रही हैं, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑडिट कमेटी रहेगी। फिर एक रेम्युनरेशन कमेटी सेटअप की जाएगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या सीनियर लेवल मैनेजमेंट के पैकेजेस वगैरह डिसाइड करने का काम करेगी। फिर कमेटी एक ऐसी भी रखी जाएगी जो कि इन्वेस्टर की कंप्लेन को सुनेगी, याद होगा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कहते हैं। फिर चेयरपर्सन इन कमिटीज के एजीएम का पार्ट बनेंगे ताकि जो शेयर होल्डर हैं उनके सवालों का जवाब दिया जा सके। फिर उसके बाद डायरेक्टर ऑफ दीज कमिटी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 10 कमिटी, हमने इस रिकमेंडेशन को भी माना है। एंड कैन नॉट चेयर मोर देन 5 कमिटी, यानी कि हर वो डायरेक्टर जो इन कमेटी का पार्ट है एक साथ 10 कमेटी से ज्यादा का मेंबर नहीं बन सकता और 5 से ज्यादा का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। फिर एनुअल रिपोर्ट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक सेपरेट पैराग्राफ होगा, आज की डेट में है, हमने बहुत सारी इसकी रिकमेंडेशन इस कमेटी की मानी है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को ऑफिस भी मिलेगा और रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस भी मिलेंगे। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्वालिफिकेशन दी जाएगी, जो नए डायरेक्टर आए हैं उनकी पूरी क्वालिफिकेशन, इसको भी माना है हमने। कमिटी हैव सेवरल रिकमेंडेशन विच आर वॉलंटरी, जरूरत नहीं है। पोस्टल बैलेट टू बी यूज्ड बाय द कंपनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, हमने इस रिकमेंडेशन को भी माना। लेटर ऑन पोस्टल बैलेट की जगह हम किस पे चले गए आज की डेट में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे। ठीक है जी। अब क्योंकि 177 है तो मुझे इसलिए नहीं लगता कि इसका आने का कोई लॉजिक बनता है इन कमिटीज में से किसी का भी, क्योंकि इतिहास है। अब पेपर में हिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ने जा रहे हैं हम कि पास्ट में क्या हुआ था, हमें वर्तमान पढ़ाओ, हमें ये बताओ कि आज की डेट में लॉ में क्या है। तो लॉ में आज की डेट में क्या है, सेक्शन 177, दैट्स इट। उसके बाद हमें ध्यान देने की, ज्ञान देने की कोई फालतू की जरूरत नहीं है। चलिए जी, प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लेवल पर और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच।
टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, कहता है जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी नहीं है कि केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फॉलो करेगा, उसके नीचे वाले व्यक्ति, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, कौन आते हैं, केएमपी, उनके लिए भी तो जरूरी है ना, उनके लिए भी तो जरूरी है। तो इसलिए एलओडीआर में, सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस में केएमपी को भी जगह जगह पकड़ा गया है कि आपको भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ जी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, कंपनी एथिकल ग्राउंड पे चल रही है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे चल रही है। तो पहला होता है प्रिंसिपल बोर्ड लेवल पर, कहता है जी बोर्ड लेवल पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है और हैज बीन स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया, सारा एलओडीआर इसी टॉपिक के ऊपर है, ताकि सीरीज ऑफ रेगुलेशन लाई गई प्लस डिस्क्लोजर लाई गई, पूरा एलओडीआर इस टॉपिक को ध्यान में रख के बनाया गया है। फिर उसके बाद बिलो द बोर्ड लेवल पे क्या होगा, बिलो द बोर्ड लेवल के पास भी के अंदर भी कंपनी को अपना एक सिस्टम इन प्लेस करना पड़ेगा ताकि एथिक्स एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन किया जा सके। ये कंपनी के ऊपर रहेगा कि वो बताएगी कि वो कितनी सीरियस है इस इशू के लिए। हालांकि एलओडीआर के अंदर इसके ऊपर स्पेसिफिक रेगुलेशंस दी गई हैं कई जगह कि केएमपी को ये काम करने पड़ेंगे। अब टॉप डाउन अप्रोच के अंदर कंपनी क्या करती है, आज के डेट में कई चीजें लाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी के अंदर इनको मेंबर बनाया जाता है, केएमपी को विसल ब्लोअर पॉलिसी लाई जाती है जहां पर केएमपी ये चीजें देखते हैं। फिर केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है ना। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं हर काम करने को, हर काम को करने के लिए सेपरेट डिवीजन के मैनुअल्स बने हुए हैं, मतलब स्टैंडर्ड अगेन पॉलिसीज बनी हुई हैं जिससे हर काम को करने में पता रहे कि ये काम इस तरीके से होना है। फिर हमारे पास आता है काम ड्यूटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ड्यूटीज भी नहीं से मुझे करना चाहिए नीड ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या जरूरत है भाई साहब, कंपनी में क्या जरूरत है किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ओ हो, क्या जरूरत है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। एक छोटा सा कोड बना रहा हूं, बस वो कीवर्ड्स का ध्यान रखना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल कीवर्ड्स ध्यान रख के पेपर में चले जाना, बस काम बन जाएगा आपका। डाकू चंबल, abused, प्रोफेशनल, with object to inform board of directors about loss of independence। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या फायदा है, आपकी ड्यूटी क्या है कि आप टाइम डिवोट करेंगे कंपनी में ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही रहे। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते उस टाइम तो शायद रामलिंगम राजू को मना कर देते कि भाई ये जो तुम पैसा लगा रहा है बच्चों की कंपनी में ये नहीं लगाएगा। काश आप होते उस टाइम। आप असिस्ट करेंगे किसी भी कंपनी की बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को डिजाइन करने में। इनका रोल ही यही है भाई, इन्हें लाया ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गया है, अदरवाइज क्यों लाया जाएगा, केवल इन्हें इसलिए लाया गया है। आप किसी भी हालत में पैसा भी मिल जाए तो भी अपने आप को बिकने नहीं देंगे। कंसिडरेशन टू इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे, मतलब यू आर नॉट ऑन सेल, यू
आप अपनी ईमानदारी को हमेशा संजो के रखेंगे, अपहोल्ड, बरकरार रखना, इंटीग्रिटी, ये आपकी ड्यूटीज हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा आपकी ड्यूटीज हैं, आप कभी भी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। पता लगा ट्रेन में फ्री में घूम रहे हैं, विदाउट टिकट पकड़े जा रहे हैं, आप अपने सभी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस लाइक अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, अपनी ड्यूटीज का पूर्ण निर्वाह करेंगे, मीटिंग्स बोर्ड की अटेंड करेंगे, आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखेंगे, और आप अगर किसी भी वक्त अपनी इंडिपेंडेंस खोते हैं तो इन्फॉर्म करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लो जी 8 ड्यूटीज आपने लिख ली। दैट्स इट, मोर देन इनफ है ये। अगर आप ये 8 ड्यूटी लिख पाए, हालांकि इतने मिलते जुलते ना कॉन्सेप्ट डालने नहीं चाहिए। उन्होंने ड्यूटीज भी डाल दी, रोल एंड फंक्शंस भी डाल दिए। अभी बड़ा बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं कौन सा। आप तो ध्यान रखना, वहां वर्ड ध्यान रखना। ड्यूटीज आया तो ये चिपका के आना है, एंड रोल एंड फंक्शन आया तो क्या चिपका के आना है, लिखवा रहा हूं। पहले यहां तक लिख लिया। भाई लिख लीजिए, लिख लिया तो डन का मैसेज दे दो भैया। डन। अगला लिखिएगा फंक्शंस। अगला टॉपिक है रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। OSCAR, ऑस्कर। ऑब्जेक्टिव व्यू लाएगा इन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाने का ऑब्जेक्ट क्या है ताकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी ना चलाएं। कंपनी लॉ में यह प्रावधान किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करेंगे। साल में उनकी एक बार कम से कम मीटिंग होगी। और यह भी प्रावधान किया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। दोनों एक दूसरे का इवैल्यूएशन करेंगे। तुम अपने दोस्त का पेपर चेक करोगे, मतलब दोस्त नहीं होना चाहिए, तुम किसी और का पेपर चेक करोगे, कोई और तुम्हारा करेगा। सर आपस में सेटिंग भी तो हो सकती है। सेटिंग नहीं हो सकती क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आसानी से हटाया नहीं जा सकता, सभी बीच में आ जाता है और इनका रोल ही यही है, तो ये अपने रोल से धोखा नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव व्यू इन इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, यानी कि जब बोर्ड की हरकतों का इवैल्यूएशन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मतलब ढंग से ईमानदारी से काम करेंगे। एस स्क्रूटिनाइज करेंगे, चेक करेंगे। परफॉर्मेंस किसकी? ऑफ मैनेजमेंट। अगेन स्क्रूटिनाइज करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सी
बैलेंस करेंगे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर को। आपस में जो हित टकरा रहे हैं शेयर होल्डर के और बाकी लोगों के, उसको बैलेंस करने का काम करेंगे ताकि सबके हित सलामत रह सकें। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आर्बिट्रेटर का काम करेंगे। आर्बिट्रेटर मतलब जो झगड़े निपटाने का काम करता है इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जब जब अपॉन कन्फ्लिक्ट, जब जब कन्फ्लिक्ट अराइज होगा किसके बीच में, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर, तो ये आर्बिट्रेट करेंगे, ये बीच में आएंगे और उस कन्फ्लिक्ट को निपटाएंगे। जब जब रेम्युनरेशन की चर्चा होगी, रेम्युनरेशन किसकी, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केएमपी में, तो ये बीच में इन्वॉल्व होंगे कि किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, किसी केएमपी को कितनी रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए, एक्सेसिव रेम्युनरेशन ना मिले, दे विल डिसाइड, डिटरमाइन रेम्युनरेशन ऑफ ईडी, केएमपी एक्सेट्रा। ऑस्कर, ठीक है जी, लिख लिया। अगला लिखना इसी का पॉइंट, आईएसआई। आईएसआई मार्क भी है, आईएसआई पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी भी है, आप जो मर्जी याद कर सकते हैं। आए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एकदम सही रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, इसके बारे में डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑडिट कमेटी के मेंबर होते हैं। स्टेक होल्डर के हितों का ध्यान रखेंगे। इंडिपेंडेंट जजमेंट लेके आएंगे ऑन बोर्ड, ऑन रिस्क मैनेजमेंट। किन मुद्दों पर इंडिपेंडेंट जजमेंट होगा, रिस्क मैनेजमेंट पर, की अपॉइंटमेंट पर, एक्सेट्रा पर। ये हैं जी फंक्शंस, किसके फंक्शंस हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के फंक्शन है। बताओ जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? चलिए आज की क्लास का लास्ट पॉइंट करते हैं। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किस तरीके अपॉइंट किया जाता है, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। जनरल मीटिंग में तो मतलब मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, बट इनके अपॉइंटमेंट से पहले एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी मेंबर्स को भेजते हैं, जिसमें बताते हैं कि हम इस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं और उसके बारे में पूरी डिटेल दी जाती है। ये इनके मैनर तरीका होता है अपॉइंट करने का। ओके, इसके अलावा सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर डिफरेंट क्वालिफिकेशंस दी गई हैं किसी भी व्यक्ति के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से पहले, जो कि आपके सिलेबस में पूर्ण रूप से नहीं है, पूरे रूप से नहीं है, तो थोड़ी तोड़ के 4 या 5 बस क्वालिफिकेशन आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने ले रखी है, ज्यादा नहीं ले रखी। तो वो जो 4-5 क्वालिफिकेशन है, वैसे 149(6) बहुत बड़ा है, तो उन्होंने सारी नहीं उठाई है एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन, गिनी चुनी 4-5 उठाई हैं, तो उसको भी पूरा करना पड़ेगा। अब वो पूरी हो रही है या नहीं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए बहुत सारा ज्ञान हो गया, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला,
मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट कहता है जी, वाइल सिलेक्टिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड को इंश्योर करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ द स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज आ रहा है बोर्ड पे, सो एज टू इनेबल द बोर्ड टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन। मतलब रिलायंस जैसी कंपनी, उसके लिए कोई ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो एक्सपीरियंस भी हो, जिसको उस फील्ड की नॉलेज भी हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्लियर और उसे भर्ती कर दिया किसी न्यू कमर को। अच्छा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाएगा। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूवल को अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स। मुझे लगता है मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आगे एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजी जाएगी सभी के सभी मेंबर्स को, जिसमें पूरी की पूरी बात बताई जाएगी कि हम इस व्यक्ति को प्रपोज करने जा रहे हैं। फिर उसके अपॉइंटमेंट होने के बाद जनरल मीटिंग में उसको प्रॉपर एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि आप कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुए हो, आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या रहेंगी, और फिर प्रोविजन फॉर डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस, मतलब क्या हम मतलब आपको क्या, मतलब हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह क्या है वो भी बताया जाएगा। हाँ जी, कि अगर आपको कुछ भी नुकसान होता है तो हम कैसे भरपाई करेंगे, मतलब क्या करेंगे, सब कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी कंपनी की पॉलिसी है वो बताई जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक। कल की क्लास के अंदर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्लूडिंग द CSR खत्म कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहां तक पढ़ना, बहुत ज्यादा कवरेज हुई है आज की क्लास में, तो यहां तक पढ़ना। अब हम मिलेंगे कल। सैटरडे को भी क्लास है। सैटरडे को मैं सरफासी कवर करूंगा। सरफासी मतलब सिक्योरिटाइजेशन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।